सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट तरह की सिमेट्रीज पे गॉस लॉ को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये काम करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको डिस्कस करना मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है। चार्ज डेंसिटी से रेलिवेंट डेफिनेशंस हमारे पास चार्ज डेंसिटीज तीन तरह की एग्जिस्ट करती हैं। तीन तरह से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, सरफेस को सिग्मा से और वॉल्यूम को रो से। सो बाय डेफिनेशन इनकी जो जिस तरह हम यूजुअल डेफिनेशंस करते हैं, लीनियर से मुराद है कि आप किसी वन डायमेंशनल चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये चार्ज डेंसिटी आपके पास होगी चार्ज पर यूनिट लाइन एलिमेंट या पर यूनिट लेंथ। सो अगर आपने इसको लिखना हो डिफरेंशियल्स की फॉर्म में तो डी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर डी एल। इसी तरीके से ये आपके पास होगी चार्ज पर यूनिट एरिया या डिफरेंशियल की फॉर्म में d sigma is equal to, I should also put d here, so dq over d a, or if I assume that q is constant for a closed surface or for closed shell, then there is no need to put a differential in front of q. So similarly we have the definition of a volume charge density, that is charge per unit volume, or d rho equals dq over dv. Although we do not have much need to employ the relation of employ the differential relation of these densities, so we can only use the simple algebraic equations. Okay, now let's see how can we apply Gauss law to symmetrical problems. So the first problem that we're gonna discuss is about cylindrical symmetry. So Gauss law and cylindrical symmetry. इसमें आप लोगों ने करना ये है कि आपके पास हम ऐसा करते हैं कि एक बॉडी ले लेते हैं जो सिलेंड्रिकल हो। जैसे आपके पास कॉपर की वायर्स हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, वो यूजली सिलेंडर्स की शेप में होती हैं। सो आपके पास कुछ सॉरी सो आपके पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ये मैंने काफ़ी एग्जेजरेटेड करके वायर की थिकनेस दिखाई है। सो असल में इतना ज़्यादा थिक तो नहीं होती वायर्स जो यूजली हम यूज़ करते हैं। दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस। सो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है। अब ये वन डायमेंशनल वायर है, हम इसको ज्यूम ये कर रहे हैं कि ये वन डायमेंशनल है, किसी एक ही एक्सिस के लॉन्ग से यू कैन कॉल दैट एक्सिस जी एक्सिस। अब इसके ऊपर हमने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो हर तरफ आपने प्लस चार्जेस को दिए। आपने इसकी वजह से ये लाइन ऑफ चार्ज है, क्योंकि ये एक लाइन है जिसके ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसको ऑप्शनली इसको लाइन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। आपने इसकी वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो इसके बाहर लाई कर रहा होगा, तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपको पहले यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी अगर हम गॉस लॉ को एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं। और उस गॉस लॉ वो गॉसियन सरफेस किस तरह की होगी वो हमें खुद ये इस वायर की शेप बताएगी। क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर है और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैली हुई इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है। तो आप यहाँ पर कोई भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, इसके किसी भी एक पोर्शन पे कर लें। सो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो ये हमने एक गॉसियन सरफेस इस पे हम ड्रॉ कर ली है, क्लोज बनानी है। सो दिस शुड बी लाइक दिस। आप चाहे पूरी वायर पे कर लें या जितना मर्जी कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे ही माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फैली हुई है। सो हम एज्यूम ये करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसकी हाइट है ये आपके पास h के बराबर है, और इस वायर के सेंटर से लेकर जो इसकी सरफेस तक का ये वाला फासला होगा ये आपके पास r के बराबर है, इसका रेडियस। सो आप जिस तरह कोई भी कैन लें, मिसाल के तौर पर कोई पेप्सी का कैन लें और उसके सेंटर से उसकी आउटर सरफेस तक का फासला चेक करेंगे, उसका वो रेडियस शो कर रहे हैं। सो यूजली हम इस रेडियस को यहाँ से बना सकते थे। दिस कैन ऑल्सो बी आर। ओके,
अब यहाँ पर आपके पास हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डेफिनेटली, चूंकि सरफेस है, सरफेस के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी। सॉरी, एरिया इसका आउटवर्ड नॉर्मल पे होगा, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल पे पॉइंट करेगी, सरफेस के टेंजेंट पे होगी। सो ये हमारे पास डाटा मौजूद है, हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, ई डॉट ए के। सो ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ई और ए आपके पास पैरेलल है। सो फाई इज इक्वल टू सिंपली ई टाइम्स ए। अब चूंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया हमें पता है कि 2 पाई आर एच के बराबर होता है। सो यू डू नॉट हैव टू derive this area, you just have to keep it in mind. Now we can easily calculate electric field, so using Gauss law. Know that epsilon naught phi is equal to q enclosed. So epsilon 2 pi r h e। अब जो q enclosed है ये किस तरीके से फाइंड करेंगे? सो आप हमें जो शीट दी हुई है ये एक वन डायमेंशनल शीट है। सो आप लाइन चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू और क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ आपके पास ये हाइट की फॉर्म में आ रही है। सो ये आपके पास आ गया क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एच। ये डेफिनेशन यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं लैम्डा एच की। सो ये एच इस एच के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर आर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। तो इस तरीके से हम किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऐसे पॉइंट पर जो या तो उसकी सरफेस के ऊपर लाई कर रहा हो या सरफेस से बाहर लाई कर रहा होगा। सो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन है, जितना आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। और अगर आप यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी लिखा जा सकता है। तो इसके साथ इसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ यूनिट वेक्टर आर हैट लिखना होगा, क्योंकि ई सिर्फ आर का फंक्शन है। ओके, सो इसी तरीके से अब हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं किसी प्लेनर सिमेट्री पे। अब प्लेनर सिमेट्री से हमारे पास मुराद क्या है? आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर शीट है, वो एक प्लेन है, तो उसकी जो सिमेट्री होगी वो प्लेनर सिमेट्री होगी। सो आप एज्यूम ये करेंगे कि आपके पास एक प्लेनर शीट है, तो जिस तरह हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो आई ट्राई कि एक रीजनेबल शीट हमारे पास ड्रॉ हो जाए। सॉरी, सो आप इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये आपके पास एक शीट है। सो ये इसमें आपके पास एक कोई एक्स एक्सेस आ रहा होगा से कि ये आपके पास एक्स एक्सेस है और ये आपके पास वाई एक्सेस है। जिस तरह हम एक ईवीएल स्क्वायर अगर ड्रॉ करते हैं, सो ये आपके पास एक प्लेन है, ये अगर हमने स्क्वायर ड्रॉ किया है तो ये आपके पास एक प्लेन के तौर पर काम कर रहा है। इसमें ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ये एक आपके पास वाई एक्सेस है। सो ये एक इंडिकेशन है कि ये आपके पास 2 डायमेंशनल सरफेस है, सो जिसकी वजह से हम इसको प्लेनर सरफेस का नाम दे रहे हैं। अब इसके ऊपर आप चार्जेस रख लें, आप चाहे पॉजिटिव चार्जेस रखें या नेगेटिव रखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग पॉजिटिव चार्जेस रख लेते हैं बस। और ये पूरी सरफेस पे फैले हुए हैं लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यहाँ से इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर तरफ निकल रही होगी, यानी कि सरफेस के राइट पे भी जा रही होगी, इसके लेफ्ट पे भी जा रही होगी। सो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और
डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर भी होगी। सो अब आप चाहे राइट साइड पे कैलकुलेट करें चाहे लेफ्ट साइड पे कैलकुलेट करें, सरफेस सिमेट्रिक कर लें। सो या तो आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करें और उन्हें ऐड कर दें, या आप सिर्फ एक साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो किस तरीके से नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हम देख लेते हैं। ये आपके पास जो राइट साइड पे सरफेस है, इसका एरिया इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसका एरिया इस साइड पे पॉइंट कर रहा होगा जो फील्ड्स लेफ्ट साइड पे जा रही हैं। सो अगर आप राइट साइड पे कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं फाई ऑफ आर की, सो ई डॉट ए, यहाँ पर आपको ई आई हैट मिलेगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी ए आई हैट मिलेगा। सो ये सिर्फ ई ए के बराबर है। और इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं तो आपको मिलेगा ई माइनस आई हैट, क्योंकि माइनस एक्स की तरफ है, डॉटेड विद ए माइनस आई हैट। अगेन ये भी ई ए के बराबर है। सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि आप किस साइड पर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। सो आपको इसके गिर्द एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। सो वो गॉसियन सरफेस हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, सॉरी। तो सो यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस फॉर्म में कि सो ये इसकी सेंटर लाइन है, हम इस सेंटर लाइन से इधर इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सो आप चाहे इधर ड्रॉ करें चाहे उस साइड पे ड्रॉ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमने एक साइड पे ड्रॉ कर ली है। इसी तरह की हम गॉसियन सरफेस दूसरी साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक प्लेनर सरफेस है, बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही लगा दूँ। सो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ई की डायरेक्शन राइट पे, एरिया की डायरेक्शन भी राइट पे। सो सेम केस लेफ्ट के लिए होगा। सो अब अगर आप यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको क्लोज इंटेग्रल कंप्यूट करना होगा। ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज्ड। ये जो टोटल फ्लक्स है आपके पास, और इसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये आपके पास राइट के लिए जितना आएगा उतना ही लेफ्ट के लिए आएगा, और ये डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी सिग्मा ए के बराबर। ये सिग्मा ए आपके पास क्यों आया है, क्योंकि बाय डेफिनेशन सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। सो ये आपके पास बन गया एप्सिलॉन ई ए टू सिग्मा ए, ए से कैंसल। सो फाइनली ई आपके पास आ गया सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज। सो सेम केस यहाँ पर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो वेक्टर साइन वो आप लगा सकते हैं। हम रेडियल वेक्टर के लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि यहाँ पर आर हैट लिख दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर का फंक्शन हो गया आपके पास। सो यहाँ पर आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस लूँ तो उससे क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास, क्योंकि आपने चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स कंसीडर करनी है यहाँ पर भी, और वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएंगी। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप पॉजिटिव शीट ले रहे हैं या नेगेटिव शीट आप कंसीडर कर रहे हैं। सो सिमिलरली हम अभी हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो हम लिख सकते हैं कि फॉर अ पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज E positive is equal to sigma over 2 epsilon naught. Similarly, for a negative sheet of charge, so you can easily compute it as well. Just give it a try and let me know if it is cumbersome to calculate. E negative will be sigma over 2 epsilon naught. अब एज्यूम ये करते हैं कि ये दोनों शीट सेपरेट नहीं है, ये असल में कैपेसिटर्स के हिस्से हैं। सो एज्यूम कि हम एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव शीट ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम नेगेटिव शीट ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसके ऊपर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके ऊपर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। इंडिपेंडेंटली तो हमने इनकी फील्ड्स कैलकुलेट कर ली हैं।
और हमें ये भी पता है यहाँ पर कि अब इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, सारी बातें पॉजिटिव से एंड होके नेगेटिव पे जाएगी, पॉजिटिव से एंड होके नेगेटिव पे जाएगी. So it's basically it's this configuration is quite like a capacitor's configuration, and basically we are assuming it to be a capacitor. So अब यहाँ पर आपके पास जो टोटल फील्ड आएगी that will just be the vector sum of these two independent electric fields. Sorry. So टोटल E आपके पास अब यहाँ पर इसके लिए आएगा E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, so which is sigma over 2 epsilon naught plus sigma over 2 epsilon naught. So simplify it. So इस सूरत में आपके पास बेसिकली ये कंडक्टिंग अ प्लेट है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग है, तो इसी वजह से यहाँ पर चार्जेस को स्टोर हो रहे हैं दोनों प्लेट्स पे. सो दिस विल जस्ट बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. और अगर आप वेक्टर साइन लगाना चाहते हैं तो आर हैट लगा दें. सी आपके पास किसी कैपेसिटर की वजह से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ जाएगा. ये हमने उसी तरीके से कैलकुलेट किया है, जिस तरीके से हमने अभी प्लेनर सरफेस के लिए कैलकुलेशन की है. आप चाहें तो अलग अलग भी कैलकुलेट करें, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास यही रिजल्ट आएगा. ओके, सो अब हमारे पास आखिरी जो टॉपिक है वो बचता है स्फेरिकल सिमेट्री का, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो जब हम बात करते हैं गॉस लॉ फॉर स्फेरिकल सिमेट्री, गॉस लॉ, यहाँ से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट शेल थ्योरम्स मिलते हैं. इनको हम शेल थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं बेसिकली हम शेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, चार्जेस के शेल्स को. सो यहाँ से हमें दो शेल थ्योरम्स मिलते हैं. सो हम पहले शेल थ्योरम को फिलहाल डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट शेल थ्योरम. अब फर्स्ट शेल थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट शेल थ्योरम के दो हिस्से हैं. ये शेल ये कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शेल ऑफ चार्ज is same as that of a field by a charged particle, but located at the center of the shell. Located at the center of the shell. So अभी आप इस डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पर एक रफली स्टेट किया. अभी हम देखेंगे कि इस बात का मतलब क्या है. तो पहले हम इस सिलसिले में करते हैं कुछ डेरिवेशंस. हम अज्यूम ये करते हैं कि आपके पास एक शेल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. आई थिंक ये किस तरह, तो ये कि आपके पास शेल है चार्जेस का, और मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को फैलाया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्जेस. इसके गिर्द आपने दो शेल्स और ड्रॉ करने हैं. सो लेट मी ड्रॉ दीज इन ब्लैक. एक शेल इस शेल के बाहर होगा, इसीलिए अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ कर सकें, हाँ ठीक है. और जो दूसरा शेल हमने ड्रॉ करना है वो इसके अंदर ड्रॉ करना है हमें. इसको आई थिंक दैट्स फाइन. सो ये आपके पास दो शेल्स हैं. एक शेल को हम नाम दे देते हैं S2 का, और इस ब्लैक जो इनर शेल है उसको S1 कह देते हैं. आई थिंक आपकी बुक में यही नोटेशन ठीक है. अब ये शीट ऑफ चार्ज है. आप इस शीट की वजह से इस स्फेरिकल शेल की वजह से आउटर सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करें
कि कितनी फील्ड मौजूद होगी, और वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेटली ये काम आपको इसके सेंटर से करना होगा। सो हम कह सकते हैं कि इस सेंटर से लेकर हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि इस सेंटर से लेकर इस शेल तक का जो फासला है ये कैपिटल आर के बराबर है, और यहाँ से लेकर आपके पास जो आउटर शेल तक का फासला है ये स्मॉल आर के बराबर, सॉरी लाइन थोड़ी सी इसको इधर ड्रॉ करते हैं, सो ये स्मॉल आर के बराबर है। आपने इस शेल की वजह से, ये शेल का सेंटर है, अब अगर हम एज्यूम ये करें कि सेंटर के ऊपर हमने किसी चार्ज को रखा हुआ है, उस चार्ज की वजह से किसी इस पॉइंट पी के ऊपर हम लोग फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, सो वो हमें पता है कि किसके बराबर होगी। सो ये फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछले लेक्चर में कि E ड्यू टू अ पॉइंट विल जस्ट बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। सो ये फार्मूला तो हमारे पास मौजूद है पहले से। अब हम देखते हैं कि अब हम शेल की वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे और क्या वो इसी के बराबर आएगी या नहीं आएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। वो हम कैलकुलेट करते हैं गॉस लॉ से। सो गॉस लॉ से हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, गॉसियन सरफेस हमने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, तो आपको सिर्फ गॉस लॉ यहाँ पर अप्लाई करना है। सो गॉस लॉ फॉर S2, और यहाँ पर हमारे पास R इज ग्रेटर देन, इक्वल भी हो सकता है ग्रेटर भी हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो ये आपके पास किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन नॉट E डॉट dA क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल एंड क्लोज्ड चार्ज। E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा E cos ऑफ 0, अंदर आपके पास सिर्फ बचेगा dA, दिस इज इक्वल्स टू Q। सो E एरिया आपके पास बराबर होता है स्फीयर के लिए 4 पाई R स्क्वायर। सो यहाँ पर आपके पास E ड्यू टू शेल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फील्ड जो आपने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करें, या वो फील्ड जो आप किसी शेल की वजह से कैलकुलेट करें, वो दोनों बराबर आ रही हैं। सो आपने इसमें साबित ये किया कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है किसी चार्ज शेल की वजह से। तो ये आपके पास पहला शेल थ्योरम है कि अगर आप बेशक किसी शेल की वजह से फील्ड कैलकुलेट करें, या आप उसके सेंटर में, जैसे ये बिल्कुल उसके बराबर आएगी कि जिस तरह आपने सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, ये सारे चार्जेस को इस सरफेस से उठा के सेंटर पे ले आए, इस ब्लू बल्ज के ऊपर रख दें, वो जो फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो एग्जैक्टली उसके बराबर होगी जो ये पूरा शेल प्रोड्यूस कर रहा था, चार्ज शेल जिसको हमने रेड से डिनोट किया हुआ है। सो ये दोनों फील्ड असल में बराबर होंगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सरफेस से कैलकुलेट कर रहे हैं या बिल्कुल उसके उसके सेंटर पे आपने चार्जेस कर रखे हुए हैं। सो ये आपके पास पहला शेल थ्योरम है। अच्छा, लेकिन दूसरा शेल थ्योरम हमें क्या कहता है, दूसरा शेल थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपने इस इसके इस सरफेस के अंदर कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ की हुई है, सो ये जो S1 है आपके पास, अब S1 के अब S अगर तो इफ S अगर तो आपके पास S1 की गॉसियन सरफेस है, सो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड शेल थ्योरम को। If S1 is also a Gaussian surface, then phi of S1 जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी कि E डॉट ए आपके पास जीरो होना चाहिए। ए तो जीरो हो नहीं सकता, इसको हम स्केलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये एरिया एलिमेंट है, लेंथ जीरो नहीं हो सकती, आपको नजर आ रहा है कि आपने एक शेल ड्रॉ किया है। सो लेकिन ई जीरो हो सकता है इफ आर इज लेस देन आर। सो जो आपने अंदर स्फेरिकल शेल ड्रॉ किया हुआ है उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होगी। तो सेकंड शेल थ्योरम ये कहता है कि
अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म चार्ज शेल के अंदर रखा हुआ है, कोई यूनिफॉर्म चार्ज शेल है, आपने उसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, सो बेसिकली वो किसी किस्म की फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा। और यही आइडिया जो फैराडे केजेस के अंदर होता है, आपने मैजिशियंस को देखा होगा, वो खुद के बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, बाहर से फील्ड पड़ी होती है, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म की फील्ड लग नहीं रही होती। इसकी वजह ये होती है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डेड होते हैं। अंदर चूंकि आपके पास एक गॉसियन सरफेस है और वहां पर आपके पास किसी किस्म की फील्ड मौजूद ही नहीं होगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो जीरो के बराबर आता है। कॉरस्पॉन्डिंगली जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास जीरो के बराबर आएगी। सो जब हम ये बात करते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इट एनक्लोजेज नो चार्ज, इसमें किसी किस्म का चार्ज ही मौजूद नहीं है। और हम देख भी सकते हैं जितने भी चार्जेस हैं वो तो सारे के सारे बाहर वाली सरफेस पे पड़े हुए हैं, अंदर तो कोई चार्ज मौजूद है ही नहीं। सो बेसिकली दैट्स द पॉइंट हियर। अच्छा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट करें इस काम में, अमेंडमेंट हम किस तरीके से करें कि हम एज्यूम ये करें कि आपके पास एक शेल मौजूद है, ये अब ये आपके पास एक कंसेंट्रिक शेल्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो ये आपके पास इसके ऊपर हम फैला देते हैं मुख्तलिफ तरह के चार्जेस को। सो ये आपने इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के चार्जेस को रख दिए। अच्छा, अब इस सरफेस की ये पूरी एक सरफेस है, कह रहे हैं कि एक डिस्क है, आप इस डिस्क के ऊपर ड्रॉ करें दो दो शेल्स को। सो उन्हें हम ड्रॉ करते हैं, एक तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं और एक हम ड्रॉ करते हैं ये। सो इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और ये आ गया। अब आप ये देखें कि जो दूसरा शेल है जिसको हम यहाँ पर अब S1 का नाम दे देते हैं, ये वाला, और ये S2 है। S1 के S1 शेल के अंदर नहीं आ रहा बल्कि वो शेल का हिस्सा है। इस सूरत में यहाँ पर फील्ड जीरो नहीं होगी। सो बेसिकली एक एग्जांपल है कंसेंट्रिक शेल्स की। इस सूरत में आपके पास दो ऐसे शेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अंदर और बाहर, जिनके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। तो इस सूरत में आपके पास जो फील्ड है वो जीरो के बराबर नहीं होगी। अब हमारा काम ये है कि हम ये कैलकुलेट करें कि अब यहाँ पर आपके पास फील्ड किसके बराबर है। डेफिनेटली यहाँ पर जब हम जो हम हमारी कंडीशन अभी तक वही है कि इसमें जो ये जो आपके पास इनर शेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप स्मॉल आर कह दें, और जहाँ तक आपके पास ये वाली ये चार्ज शेल आर है, इसको आप कैपिटल आर कह दें। तो बाकी जो बाहर वाला पॉइंट है इसको जहाँ मर्जी ले, चाहे आप इस आर को यहाँ पर ड्रॉ कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सरफेस पे लें या सरफेस से बाहर लें, फील्ड का बिहेवियर सेम रहता है, और ये हम 2-3 दफ़ा चेक कर चुके हैं। तो इस सूरत में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, और इस सूरत में आपके पास स्मॉल आर भी कैलकुलेशन का हिस्सा होगा और कैपिटल आर भी, क्योंकि दोनों कंसेंट्रिक सर्फेसेज हैं। यहाँ पर अब आपको एक आइडिया एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो जितना रो आपके पास इनसाइड होगा उतना ही चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। आप चूंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो चाहे आप स्मॉल आर के ऊपर चार्जेस को ले रहे हो या कैपिटल आर के ऊपर ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो आप इसको ये कहें, जो आपकी बुक की नोटेशन है कि आर रो पार्ट शुड बी इक्वल टू रो फुल, क्योंकि रो कांस्टेंट फैक्टर है, नंबर यूनिफॉर्म डेंसिटी का हमें यही फायदा है। सो इसको हम कह देते हैं कि ये क्यू प्राइम ओवर वी प्राइम, जो आपकी बुक की नोटेशन है, इसको हम कह देते हैं सिंपल क्यू ओवर कैपिटल वी। सो आपके पास चूंकि एक स्फेरिकल सरफेस है, सो स्फेरिकल सरफेस के लिए क्यू प्राइम ओवर 4/3 पाई R3 और क्यू ओवर 4/3 पाई R3, जितने भी सेम फैक्टर्स हैं वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा यहाँ पर क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू आर ओवर R3। सी आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है जो कंसेंट्रिक शेल्स के लिए मौजूद है। अब आपने करना ये है कि अब आप इंटरनल शेल पर मौजूद फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमें पता है कि किसके बराबर होगी। सो टेक्निकली तो उसका बराबर होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू प्राइम ओवर जो उसका आपके पास जो आपको उसके पास रेडियस आ रहा है आर स्क्वेयर। सो यहाँ पर क्यू प्राइम की वैल्यू इंसर्ट कर दें, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर R3/R3। सो ई आपके पास बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर R3 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। हम इसकी डेफिनेटली हमारी कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप एक बड़ा स्ट्रेंज सा बिहेवियर देख सकते हैं, और ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास बराबर है वो प्रोपोर्शनल है आर के रादर देन इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो जितना आप किसी शेल के अंदर जाते जाते हैं फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। यही वजह है कि जैसे ही आप आर इज इक्वल टू 0 पे पहुंचते हैं फील्ड इनफाइनाइट हो जाती है, वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे सॉरी हाँ, तो जितना आप इस कैपिटल आर को कम करते जाएंगे आपके पास फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। सो यही वजह है कि जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचते हैं वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। और वो हमें इस फार्मूले से भी एविडेंट है, जो हमने यहाँ पर लिखा था कि अगर आप यहाँ पर इस आर को 0 कर दें, बिल्कुल इसके सेंटर पे चले जाएं, सो ई पॉइंट विल बी इन्फिनिटी। सेंटर के ऊपर आपके पास फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आती है। सो ये वाली इक्वेशन जो है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ पर आपने गॉसियन सरफेस एक ऐसी ज्यूम की थी कि जिसके अंदर चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास चार्जेस मौजूद हो सरफेस के अंदर भी, तो फिर आपकी फील्ड 0 नहीं होती बल्कि आपकी फील्ड आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में आती है। सो इस तरीके से आप इसकी फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 23 का लास्ट लेक्चर था। अब मैं आपको आपके दो ट्यूटोरियल्स और अपलोड करूंगा, एक चैप्टर नंबर 22 से और एक 23 से। सो 22 का तो आज ही अपलोड हो जाएगा और 23 का प्रॉब्ली संडे को मैं अपलोड कर दूंगा, या ट्राई करूंगा कि सैटरडे को कर दूँ। थैंक यू।